भारतीय गांव एक आत्मनिर्भर इकाई है और इन गांवों में रहने वाले भील, वनवासी कहलाने वाले ये लोग ही असल में सनातन भारतीय संस्कृति के रक्षक व संवर्धक हैं। ये लोग देवता मानकर जब जंगल, नदी, पहाड़, हाथी, सांप, गाय, बैल, कंटीली झाड़ी से लेकर विशाल बरगद तक को पूजते हैं, तब आज का आधुनिक कहलाने वाला युवा वर्ग इन्हें अनपढ़, जाहिल समझता है। ये वनवासी जानते हैं कि प्रकृति ही हमारी जन्मदात्री है और प्रकृति ही हमारी पालक है, अतः हमें इसका संरक्षण करना चाहिए, इसे पूजना चाहिए, चाहे वो अदृश्य हवा ही क्यों न हो। पूजनीय है, देवता है, यानी जो हमें कुछ दे या कुछ बताए, मार्गदर्शन करे, वो देवता ही है। सृष्टि के इस गूढ़ अर्थ को समझने के कारण ही ये भारतीय ऋषि मुनि, वैज्ञानिक, महर्षि कहलाए। भारतीय कल्चर अनादिकाल से एग्रीकल्चर रही है, अर्थव्यवस्था कृषि आधारित रही है। लोग यहाँ कृषि आधारित हर चीज को पूजते हैं और अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहलाने वाले लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही नहीं, सकल विश्व का, इस सृष्टि का आधार स्तंभ है मूक और निरीह समझा जाने वाला एक जानवर। इन बातों पर युवाओं को हंसी आ सकती है। अरे देखो वो चढ़ो आ गया, जीनियस आ गया। और आज किस पर निबंध लिखने वाले हो? गौ माता पर? नहीं, बकरी माता पे। क्या मजाक लगा रखा है ये? कुछ जानते हो तुम गौ माता के बारे में? नहीं ना? आओ तुम्हें दिखाता हूँ गौ माता का वैज्ञानिक रूप। चलो मेरे साथ। चलो ना। और गौरव अपने साथियों को लिए निकल पड़ा परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र नौगांवा की ओर, जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इनके यहाँ पहुंचने से पहले बता दें कि परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र गाय व गाय के उत्पादों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसने का कार्य कर रहा है। विज्ञान के नए चमत्कारों से रूबरू होने के लिए गौरव और उसके साथियों का स्वागत है। अनुसंधान केंद्र की दिनचर्या प्रारंभ होती है तड़के 4 बजे से, जब कर्मचारी गौ गृहों के दरवाजे खोल गौमूत्र एकत्रित करने पहुंचते हैं। रात भर आराम करने के बाद गायें सुबह जब पहली बार मूत्र त्यागती हैं, तो उसे बाल्टियों में एकत्रित कर लिया जाता है। 1 घंटे तक अलग अलग गौगृहों में चलने वाली इस क्रिया के बाद रात भर में इकट्ठा हुए गौमय यानी गोबर का समेटना प्रारंभ होता है। उपरांत नन्हे बच्चों को स्तनपान करने छोड़ दिया जाता है, ताकि बचपन में मिलने वाले इस सोमरस से जीवन भर हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बने रहें। यहाँ सुबह के दूध पर आधा अधिकार बच्चों का है। सुबह आधा दूध ही निकाला जाता है। बच्चे उन्मुक्त होकर पेट भर दूध पीते हैं। साफ सुथरे कूड़ा मिट्टी रहित गोबर को पहुंचाया जाता है गोबर गैस संयंत्र तक, जहां इसका गैस बनाने में उपयोग होगा। जिस गोबर में कूड़ा करकट मिल जाता है, उसे इस ढेर पर डाल दिया जाता है, जो बाद में केंचुआ खाद बनाने के काम आएगा। अनुसंधान केंद्र में अलग अलग नस्लों की लगभग 250 गायों
बैलों व आकर्षित करने वाले स्वस्थ बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। एक अनजाने से आनंद की अनुभूति होने लगी। अब भ्रमण का समय हो गया। मौसम अगर साफ है तो ये 1 मिनट की देरी भी सहन नहीं करती। सभी एक साथ अपने गंतव्य को निकल पड़ती हैं। अब प्रारंभ होती है कर्मचारियों की लंबी चलने वाली कार्यवाही, सफाई। पानी से अच्छी तरह धुलाई, लेकिन ध्यान रहे यहां कोई भी चीज बेकार नहीं जाने दी जाती। बर्तनों में इकट्ठा किए गए गौमूत्र के अतिरिक्त बह जाने वाला मूत्र हो, चाहे ये धुलाई का पानी, स्वच्छ नालियों के द्वारा एक कुंड में एकत्रित कर लिया जाता है, जो गोबर का मिश्रण बनाने के काम आता है। क्योंकि इस गौमूत्र मिले पानी से गोबर से गैस बनने की क्षमता बढ़ जाती है। मशीन से अच्छी तरह घुला हुआ गोबर जब टैंकों में जाता है तो सड़कर हल्का हुआ पुराना मिश्रण दूसरे दरवाजों से अपने आप बाहर आ जाता है। जिसे स्लरी कहती है। ये स्लरी सूखने के बाद ऐसी उम्दा खाद बन जाती है जिसे डालने से फसल तो अच्छी होती ही है, लेकिन खरपतवार नहीं उगती। इसके प्रयोग से 4 वर्ष पूर्व बंजर कहलाने वाली भूमि आज 15 फीट ऊंचा चारा उगा रही है। यहां गोबर गैस के अनोखे प्रयोग किए जा रहे हैं। अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और आगंतुकों का भोजन इसी गैस से पकता है। तो गायों बैलों के पौष्टिक आहार की भट्टियां भी इसी से गर्म होती हैं। अनुसंधान केंद्र के लिए कार्य करने वाले कम पढ़े लिखे मिस्त्री ने ऐसे जनरेटर बनाए हैं जो गोबर गैस से चलते हैं। 20 किलोवाट क्षमता का यह जनरेटर संस्थान के कोने कोने को रोशन कर देता है। ट्यूबलाइट से लेकर कंप्यूटर तक सभी बिजली के उपकरण गोबर गैस द्वारा पैदा की गई बिजली से चलते हैं।